हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएसएस लर्निंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आदिकाल की सामान्य विशेषताएं पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आदिकाल के बारे में जान लेते हैं कि आदिकाल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आदिकाल संवत 1050 से 1375 के बीच में आदिकाल का समय रहा है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रथम काल को वीरगाथा काल नाम दिया। उनका कहना है कि इस युग में आने वाली रचनाओं में अधिकांश वीरगाथा काव्य है। तो दोस्तों, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि काल इस काल की रचनाओं में अधिकांश जो काव्य या रचनाएं लिखी गई है वो वीर रस में लिखी गई है, इसलिए इसे वीरगाथा काव्य या काल कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि आदिकाल के आदिकाल की रचनाओं में वीर रस का प्रयोग कवियों ने अधिक किया है, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल कहते हैं। अब हम यहाँ पर आदिकाल के प्रमुख कवि के नाम पढ़ लेते हैं और उनकी रचनाएं पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पे है यहाँ पर चंद वरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जो कि बहुत फेमस है। और अगले है यहाँ पर नरपति नालह, इनकी रचना है विसल देव रासो। अब हम आदिकाल की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली विशेषता है राष्ट्रीय भावना। तो इस काल के राजाओं व प्रजा में अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। दोस्तों, आदिकाल में जो राजा थे वो तो उनके मन में राष्ट्रीयता की भावना बहुत ही थी अपने राष्ट्र के प्रति, मतलब अपने राज्य या जहाँ पर वे शासन करते थे उसके प्रति उनके मन में बहुत ही राष्ट्रीयता की भावना थी। अगला है यहाँ पर वीर रस की प्रधानता। इस काल के कवियों ने अपने काव्यों में वीर रस को प्रधानता दी है। दोस्तों, आदिकाल में जो राजा होते थे उस काल में बहुत ही ज़्यादा युद्ध होते थे। तो उस काल में बहुत ही ज़्यादा युद्ध होने के कारण इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में वीर रस का बहुत ही प्रयोग किया है, क्योंकि जो राजा लड़ने में सक्षम था, माहिर था, उनका उल्लेख किया गया है। उनकी जो वीरता का इसमें वीर रस से उनका वर्णन किया गया है, इसलिए वीर रस की प्रधानता मिलती है इस काल की रचनाओं में। अगला है हमारा ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। इस काल के काव्यों में ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण मिलता है, मतलब उस काल में युद्ध होते थे तो उस काल के युद्ध जो होते थे उनका चित्रण उस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है, तो उनका उल्लेख आज भी हमें मिलता है। अगला है यहाँ पर श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश। तो उस काल में वीर रस की प्रधानता अधिक थी, क्योंकि युद्ध होते थे। साथ ही साथ उस काल में वीर रस को छोड़कर श्रृंगार और अन्य रसों का भी समावेश है, मतलब श्रृंगार रस का और अन्य रसों का भी प्रयोग रचनाओं में किया गया है। श्रृंगार मतलब साज सजावट या पहनावे से है। अगला है हमारा प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग। उस काल के कवियों ने जो अपनी रचना की है उन रचनाओं को उन्होंने प्राकृत, अपभ्रंश और डिंगल एवं पिंगल भाषा में लिखा है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं उनका गान। जब कोई राजा अगर हार जाता था तो वो अन्य राजा के पास में चला जाता था और उनसे शरण मांगता था। तो जो राजा उन्हें शरण देते थे तो उनकी प्रशंसा वहाँ उनके कवि अपने काव्य में करते थे और उनका गान भी करते थे कि हमारा राजा अन्य जो सक्षम नहीं है, हार कर आया है, या फिर कोई जो शरण लेना चाहता है, या फिर आश्रयदाता, या फिर कोई राही अपने महल में आता है तो उन्हें आश्रय देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। या फिर कोई
मेहमान आ जाता है या फिर उनकी जो व्यवस्था करते थे राजा, तो इस उनका वर्णन किया गया है। तो आई होप कि आपको वीर गाथा काल समझ में आ गया होगा कि वीर गाथा काल आदिकाल एक ही होता है। और यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी कि ये वीर गाथा काल की विशेषताएं लिखिए। तो हमने तो आदिकाल की विशेषताएं पढ़ी थी, तो ये दोनों इनके अपोजिट नाम है, एक दोनों सेम ही है। तो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।